चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज से बिहार दरोगा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम जो 2213 पोस्ट के बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पीटी और मेंस का जो प्रैक्टिस सेट था उसको हम देख लिए हैं। दोस्तों, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। दोस्तों, मॉडल सेट स्टार्ट करने का मेरा एक ही मकसद है कि जो आप जितना क्वेश्चन बनाते हैं उसमें आप जो इतना हल्का क्वेश्चन होता है वो आप गलती करते हैं। गलती करने के कारण आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है, जितना आना चाहिए उससे बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जो हल्का क्वेश्चन है उसको गलती ना हो, इसीलिए हम आज से मॉडल से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको हल्का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप हल्का क्वेश्चन जो कन्फ्यूज रहता है कि ए होगा कि बी होगा, वो गलती नहीं होगा। दोस्तों, वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हैं। अगर आप हल्का क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा तो आपका 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हल्का क्वेश्चन से ही पीछे हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए हल्का क्वेश्चन गलती नहीं करना है और अब की बार दरोगा बनना है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट है सर अभी दरोगा का वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, मतलब आपको जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि हाँ से 4-5 मंथ पढ़ ले तभी एग्ज़ाम होगा। नहीं दोस्तों, 1 से 2 मंथ मिलेगा, इसके बाद आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उस वक्त आप घबराइएगा कि क्या पढ़े क्या नहीं, इसलिए अभी से तैयारी करना है। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगा। इसलिए आप डेली सेट लगाइए और एनालिसिस कीजिए कि कौन क्षेत्र में गलती हो रहा है, उसको उस पर मजबूती कीजिए। आपका कौन सा क्षेत्र में आप वीक है उस क्षेत्र पर अभी काम कीजिए, उस क्षेत्र से आपको गलती ना हो। दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के लिए प्रथम सेट। तो जूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसमें आप 5 सेकंड के टाइम देंगे, आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप 100 क्वेश्चन में कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों, ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर कौन बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को था। 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला ने हार गया था लॉर्ड क्लाइव से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो इसका सही बताइए दोस्तों आप लोग, क्या होगा? इसका सही होगा उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किया था। दोस्तों को बता दें कि राजेंद्र प्रथम जो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, राजेंद्र प्रथम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन से आपको गलती नहीं करना है वहाँ। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था और फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहिए, तो फाहियान आया था उसके काल में, और हेनसांग हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। आप याद कर सकते हैं, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में फाहियान भारत आया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के समय इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है दोस्तों। तो इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ था। और विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुगल वंश द्वारा। मुगल वंश के अकबर द्वारा सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान था? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी के काल में अष्टप्रधान था। ठीक है दोस्तों। और शिवाजी के काल में सबसे अष्टप्रधान सबसे अधिक मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा के पद था। पेशवा का पद था सबसे महत्वपूर्ण पद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया था। तो थॉमस रो कहाँ थे? तो ब्रिटेन के निवासी थे दोस्तों। ये जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारा था। तो तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत मिला था। और तराइन के दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिससे पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने पर धन्यवाद प्रकट किए थे। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है। और गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम क्या है दोस्तों? तो प्रारंभिक नाम था लहना। गुरु अंगद देव के प्रथम प्रारंभिक नाम लहना था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर पूछ रहा भारत का सीधे अंतिम वायसराय, और यहाँ पर पूछा भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो सी राजगोपाल 4 हो जाता। मुझे यहाँ पर सीधा अंतिम वायसराय पूछा था लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों।
निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम जो फसल कौन था, प्राचीन फसल कौन था? तो पहला जौ था, दूसरा गेहूं था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा लोथल। लोथल और सुतकोटदा ये दोनों हड़प्पा कालीन बंदरगाह था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मल गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, बराबर की गुफा को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफा को अशोक ने दान में दिए थे, जिसमें 4 गुफा था दोस्तों। चारों का नाम था, प्रथम के नाम था कर्ण था, दूसरा का चौपार, तीसरा का सुदामा और चौथा का विश्व झोपड़ी था, जो आजीवक संप्रदाय के लिए था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 20 नंबर। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत के शुरुआत किया था, जो भारत में भी शक संवत के सरकार द्वारा पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है शक संवत को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कुषाण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या ऑप्शन नंबर डी से जगह 18 है। महापुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि वेद की संख्या कितना है। तो वेद की संख्या 4 है। उपवेद की संख्या दोस्तों 4 है। उपवेद की संख्या 4 है। इसके बाद आप लिख लीजिए कि महापुराण की संख्या आपको 18 हो जाएगा। महापुराण की संख्या 18 है। इसके स्मृति की संख्या 4 है दोस्तों। दर्शन की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, आप फिर से सुन लीजिए दोस्तों। महापुराण यहाँ पूछ रहा था, महापुराणों की संख्या 18 है, वेद की संख्या 4 है, उपवेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, महापुराण की संख्या 18 हो गया, उपनिषद की संख्या 108 है, स्मृति की संख्या 4 है और दर्शन की संख्या 6 है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है नदियाँ नहीं है, बाकी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय है, बाकी नदियाँ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जाता है ऑप्शन नंबर अकबर। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, जो अपनी राजधानी भी फतेहपुर सीकरी को बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा
महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों कुतुब मीनार से आपको 4-5 प्रश्न बनेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न होगा कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार किसके किसके लिए बनाया गया था? तो कुतुब मीनार बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे उसको याद में। गुरु का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसमें कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक में। पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। तो कुतुब मीनार कई इमारत का है? तो 5 इमारत का, 5 मंजिला कुतुब मीनार है। ये इतना आपको याद रखना होगा दोस्तों, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 26 है दोस्तों। गीत गोविंद रचिता कौन था? तो गीत गोविंद की रचना किया है जयदेव ने। गीत गोविंद की रचिता कौन है? तो जयदेव हैं। जयदेव किसके शासनकाल में थे? तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में जयदेव रहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह मार्को पोलो। मार्को पोलो थे जो इटली से भारत आया था। ठीक है दोस्तों, कब आया था? तो 1288 से 1292 तक रहा था। 1288 में आया था, 1292 तक रहा था। कौन रहा था? तो ये रहा था मार्को पोलो। रुद्रमा देवी के शासनकाल में मार्को पोलो भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर दीजिएगा मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसको भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जगह विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। आपसे प्रश्न इसमें याद रखना है कि आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। आनंद मठ से ही वंदे मातरम को गीत लिया गया है। और आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ उपन्यास ही आधारित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करवाने की वकालत किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने के लिए वकालत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कार्तिकेय नहीं है, इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, बाकी कार्तिकेय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो इसका सही उत्तर होता जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है?
तो गुप्त काल का मंदिर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाता है, जो है आपको बता देते हैं 96.7 किलोमीटर बांग्लादेश बनाता है एक नंबर पर। दूसरा स्थान होता है चीन का। चीन बनाता है दोस्तों 3488 चीन बनाता है। और नेपाल बनाता है दोस्तों, नेपाल आता है तीसरा स्थान बताएगा आपको। नेपाल बनाता है, बता देते हैं 3323 नेपाल बनाता है। तो सबसे बेसी किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है 4096.7, चीन के साथ 3488 और नेपाल के साथ 3323 है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेनगंगा। वेनगंगा गंगा के सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, वेनगंगा यमुना के सहायक नदी है। यमुना के सहायक नदी वेनगंगा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पांग जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है। इनमें से सर्वाधिक मानचित्र राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वैसे भारत में सबसे बेसी मानचित्रित राज्य किस राज्य में है? तो प्रथम पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रथम पर आता है और दूसरा पर आता है अरुणाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण अरुणाचल प्रदेश सही होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों। भारत का सबसे अधिक विस्तारित मैदान है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान जो भारत के क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाए दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक करता है। दूसरा स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक विस्तारित क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र किसका है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तारित क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र ऑप्शन नंबर सी गंगा का है। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी का है। गंगा नदी का लंबाई 2525 है दोस्तों। 2525 किलोमीटर गंगा नदी का लंबाई है, इसलिए भारत के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र गंगा नदी का है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों। टोडो जनजाति निवास करती है। टोडो जनजाति तो ये निवास करती हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में टोडो जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियाँ के हिस्सा में नहीं आता है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश सब आता है। उत्तर प्रदेश नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना है जो अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों। कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाता है?
तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, इसको विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2004 ईस्वी में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को निर्माण किया गया था और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 2004 में शामिल किया गया था, जिसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, इलायची का पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो इलायची के पहाड़ी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 जगह तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसके बाद पश्चिम पंजाब में है। तो सबसे अधिक कह रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा स्थान पर आता है पंजाब। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। दोस्तों कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसका ट्रिक है दोस्तों मित्र पर गमछा झार। आप लोग लीजिए, मित्र पर गमछा झार, तो आप लोग याद कीजिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो 8 राज्य हो जाएगा जो कर्क रेखा भारत से गुजरती हैं, जो 8 राज्य से होकर। तो ऑप्शन नंबर 20 ए सही हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिगबोई। असम के डिगबोई से सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पाद किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिगबोई से। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, वर्ष 1913 में अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी के स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो संसार के सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई कितना दोस्तों 829.8 मीटर है, जो संसार के सबसे ऊंची इमारत है दोस्तों, जो यूएई के दुबई में है। यूएई के दुबई शहर में अवस्थित है बुर्ज खलीफा दोस्तों, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है दोस्तों? तो इसका बहुत मस्त ट्रिक है दोस्तों, अगर ट्रिक आप जान लीजिएगा तो आपको लाइफ में कभी नहीं गलती कीजिएगा। तो इसका ट्रिक है दोस्तों BBL, एगो MBT, तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और BBL, तो आप याद कर लीजिए दोस्तों। बोर्न टू बोर्न मतलब अस्थि, बोर्न मतलब हड्डी होता है, तो अस्थि टू अस्थि कौन जोड़ता है? तो लिंगामेंट जोड़ता है। BBL बोर्न टू बोर्न लिंगामेंट, और मसल टू बोर्न मतलब मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो टेंडल जोड़ता है। टेंडल जोड़ता है मसल टू बोर्न को टेंडल, और अस्थि टू अस्थि को जोड़ता है तो लिंगामेंट। तो BBL बोर्न टू बोर्न, एल मतलब लिंगामेंट जोड़ता है। अगर आप इसको ट्रिक अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ट्रिक,
बेस्ट ट्रिक वहाँ पर ये सारा ट्रिक मिल जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा एक बार, तो लाइफ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं गलती कीजिएगा। तो ये ट्रिक आप देख लीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो लिंगामेंट। लिंगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्नायु बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं लिंगामेंट को हिंदी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नायु। याद कर लीजिए BBL और MBT। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 है, बहुत ही कम समय के अंतराल का सही मापन होता है। तो बहुत ही कम समय के अंतराल का सही मापन किस में होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु घड़ी में बहुत ही कम समय में घड़ी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु घड़ियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट को फोटो एडिटिंग निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग को फोटो एडिटिंग किया जाता है, जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl बोलते हैं। NaCl मतलब नमक होता है, जो 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ के उल्लंघन किया था। इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, नमक को तोड़कर, यही प्रतीक चिन्ह है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्वपूर्ण विविधता होती है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्वपूर्ण विविधता होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम वनों में। उष्णकटिबंधीय नम वनों में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, आइसोहाइट वे रेखा है जो जोड़ती हैं। तो आइसोहाइट वे रेखा है जो जोड़ती हैं समवर्षा वाली जगहों को आइसोहाइट रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो निफे होता है दोस्तों। ट्रिक निफे से आप याद करते हैं, निकेल और फेरस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निफे। पृथ्वी के कोड में निफे होता है, निकेल और फेरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, एक ... लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है। उस एशियन हाथी का नाम बताइए जो अब मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बचेगा कौशिक। कौशिक उस हाथी का नाम है जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है। ये किस देश का है, तो दक्षिण कोरिया के हाथी है। दक्षिण कोरिया के हाथी है जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कौशिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। तो ये आपको याद रखना है, 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पूर्व निर्वाचित के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उपराष्ट्रपति को पूर्व निर्वाचित के लिए पात्रता प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा उपराष्ट्रपति को पूर्व निर्वाचित के लिए पात्रता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों, संज्ञेय अपराध की
किसी अपराध को संदर्भित करता है जहाँ, तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकार हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किया गया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में जोसेफ फॉरमैन के द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को देखा गया था 1984 ईस्वी में, जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के निर्माण के लिए किया गया था, सम्मान के लिए किया गया था देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही स्वरूप सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जाइलेम संवहनीय ऊतक है। जाइलेम एक संवहनीय ऊतक है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जब आप इंटरनेट से फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं मोबाइल में अपना, तो इसको क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डाउनलोड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अधिक अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बेसी जलवाष्प करता है। तो जलवाष्प ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन करता था, सबसे बेसी कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों। AC को DC में बदलने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो AC को DC में बदलने के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है AC बढ़ती AC में ही वोल्टेज को कम और उच्च करने के लिए। डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस ऑप्शन नंबर ए 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो मजदूर दिवस 1886 से ही मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई 1886 से। इसका ऑप्शन नंबर एक जगह 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 है। 74 है दोस्तों। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर इसमें नहीं दिया गया है दोस्तों। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछता तब इसका सही उत्तर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होता रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, दूसरा रहमतुल्लाह सैनी थे। ठीक है, तो इसका दूसरा याद रखिएगा, दूसरा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक सही मेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना है, ये सही नहीं है दोस्तों, बाकी सभी है। राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान पेंशन प्रणाली है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वयस्क शिक्षा से है, मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन, यह सब सही है, बाकी डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्रावण क्षारीय होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H3O+ बराबर 10⁻12 m, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है दोस्तों, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसका संभव होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होता है, वो अम्लीय होता है, क्योंकि मुंह का pH मान 5 से 5.5 से कम होता है, दांत झड़ने लगता है, तो इसलिए वो अम्लीय होना संभवतः होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 मंद क्षार है, NH3 मंद क्षार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपयोग में लाया जाता है? तो थर्मामीटर में ऑप्शन नंबर बी पारा धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खसरा रोग। खसरा रोग वायरस से है, खसरा रोग वायरस से होता है, जबकि तापेदिक आंत ज्वार और कुष्ठ रोग ये सब जीवाणु से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खसरा रोग है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, बैक्टीरियो को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह SO2 का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए, से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा लहू में शर्करा का स्तर को कम किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 है, एक वयस्क मनुष्य के ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1350 ग्राम। 1350 ग्राम मनुष्य के ब्रेन का वजन होता है, और EEG होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 है, परावर्तित क्रिया को संचालन कौन करता है? तो परावर्तित क्रिया को संचालन करता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीढ़ रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रिया को संचालन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 है, लड़का की उम्र तरुण अवस्था में आता है? तो तरुण अवस्था में लड़का का उम्र आता है 11 से 12 वर्ष। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़का तरुण अवस्था में आती है, और लड़की 10 से 11 में लड़की 10 से 11 में लड़की आती है तरुण अवस्था में, और 11 से 12 में लड़का तरुण अवस्था में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 है, यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो
शुक्र पिंड का आदर्श तापमान कितना होता है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर के तापमान से दो से तीन डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है शुक्र पिंड का तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कॉलर के लिए सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों। जस्ट टू ईट किस वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर का मशहूर पंचलाइन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा नाइक का जस्ट टू ईट पंचलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 है। निम्न में से कौन से बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है। रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धियाँ किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी किडनी के द्वारा रक्त को साफ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जगह किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है। मौसम को कौन सी दशा बैरोमीटर बढ़ने में आकस्मिक गिरावट की सूचना होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह मौसम तूफान को एकाएक नीचे गिरना बैरोमीटर के, आंधी तूफान आता है, धीरे धीरे नीचे गिरना, मौसम बारिश की संभावना होता है और धीरे धीरे ऊपर उठना मौसम साफ की अनुमति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह एकाएक गिरावट तूफानी मौसम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा? तो सीधे दुगुना होता है दोस्तों। तो 2 की दुगुना 4 मीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो रेलवे नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा यूएसए अमेरिका का है। सबसे बड़ा अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन है, तीसरा स्थान भारत का स्थान तीसरा है, सबसे बेसी रूस का है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक रखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का 200 अंक होगा। ऑप्शन नंबर सी जगह 200 अंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर पिता और उनके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र का उम्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 20 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 है। ए ने 600 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 150 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों ने 90 रुपया ब्याज के रूप में पाया। तो साधारण ब्याज दर कितना था? तो ऑप्शन नंबर 5% था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है। एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों। एक हवाई जहाज़ 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे की दूरी तय करता है। इसी दूरी को 1.243 घंटों तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हम लोगों का बिहार दरोगा के प्रथम सेट था दोस्तों। इसके बाद हम कंटिन्यू डेली आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा इसी तरह से। और अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा कि अपना स्कोर कितना कर पाए हैं 100 में से दोस्तों, ताकि आपको डेली के डेली ये लगे कि हम पहले 60 किए थे तो 70 करना है। तो इसलिए आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर कर दो कितना सही किए हैं। और आप डेली जोड़ना चाहते हैं कि हम डेली
टेस्ट देना चाहते हैं बिहार दौरा के तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको जो हल्का हल्का प्रश्न होता है वो गलती नहीं कर पाएंगे। तो जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर साबित होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।